हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम जो वीडियो लाए हैं वो है व्याख्यात्मक एवं निर्वाचनात्मक परंपराएं, जो यूजीसी नेट में दिया हुआ है। उसमें हम बात करेंगे अल्फ्रेड सूट्स के बारे में। इससे पहले इसका पार्ट 1 डाल चुके हैं अल्फ्रेड सूट्स का, और आज हम सेकंड पार्ट है। और इसमें आपका सारे क्वेश्चंस जो भी आज तक के पूछे गए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर पहला आप वीडियो और दूसरा वीडियो अल्फ्रेड सूट्स का देख लेते हैं तो काफ़ी कुछ आपको इनके बारे में समझ में आ जाएगा। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। और इससे पहले व्याख्यात्मक एवं निर्वाचनात्मक परंपराओं में कार्ल मैनहीम और जेएस मीट पे भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसे भी आप देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले उसमें फर्स्ट वीडियो ने क्वेश्चन नंबर 15 तक ही कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 16, अल्फ्रेड सूट्स का प्रघटना शास्त्र बल देता है। ऑप्शन ए अंतर्वैश्विकता पर, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता पर, ऑप्शन सी संवेदनशीलता पर, या ऑप्शन डी सापेक्षता दर पर। तो आपने अगर पहला वीडियो हमारा देखा है अल्फ्रेड सूट्स पे, तो आप इसका आंसर ईजिली बता लेंगे, क्योंकि उसमें हमने आपको 15 क्वेश्चन के साथ व्याख्या भी दिया है और बहुत अच्छे से उसमें समझाया हुआ है हर चीज़ों को। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्वैश्विकता पर। तो अल्फ्रेड सूट्स का जो प्रघटना शास्त्र है वो अंतर्वैश्विकता पे बल देता है, और यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठता दिया हुआ है, ये वस्तुनिष्ठता नहीं, वो व्यक्तिनिष्ठता पे बल देता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं अल्फ्रेड सूट्स ने प्रघटना शास्त्र में किन तत्वों को शामिल किया है। तो देखिए, अल्फ्रेड सूट्स ने अपने घटना क्रिया विज्ञान में 3 तत्वों को बताया। एक स्वाभाविक अभिवृत्ति, जिसे नेचुरल एप्टीट्यूड बोलेंगे, दूसरा जीव जगत, जिसे वर्ड लाइफ बोलेंगे, और तीसरा अंतर्व्यक्तिनिष्ठ। ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी से बोलेंगे। ठीक है, तो अब पहले जानते हैं अभिवृत्ति या स्वाभाविक अभिवृत्ति के बारे में इन्होंने क्या कहा है। तो देखिए, अभिवृत्ति या एप्टीट्यूड क्या होता है? व्यक्ति का वह गुण होता है जो व्यक्ति की पसंद या नापसंद को दर्शाता है। तो अभिवृत्ति व्यक्ति के मनोभाव और विश्वासों को दर्शाता है, तथा अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिबिंब होता है। तो अभिवृत्ति या एप्टीट्यूड जो होता है वो आपकी पसंद व नापसंदगी को दर्शाता है। उसी के आधार पर आप क्या करते हैं, समाज में व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो चीज़ें पसंद होंगी, जिसकी बातें पसंद आएंगी, जिसके साथ आपका तालमेल होगा, आप उससे ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे, बजाय उसके जिसकी आपको बातें नहीं पसंद, आप उससे दूर दूर रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो पहली इन्होंने प्रघटना विज्ञान में इस चीज़ों को महत्वपूर्ण बताया। दूसरा उन्होंने बताया जीव जगत। इसमें इन्होंने जीवन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के, मतलब जीव जगत मतलब जितने दिन भी आप इस जगत में हैं, तो जीवन के जो रोज़मर्रा के कार्य हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। और तीसरा इन्होंने बताया व्यक्तिनिष्ठता पे बात की। इन्होंने वस्तुनिष्ठता, याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठता कहीं पे आ जाए वो नहीं होगा, व्यक्तिनिष्ठता पे इन्होंने बात किया है। हर मनुष्य की अपनी अलग अलग सोच होती है, और तथा उसकी सोच के आधार पर ही व्यक्ति समाज को समझने और सामाजिक क्रिया को समझने का प्रयास करता है। तो देखिए, व्यक्तिनिष्ठता मतलब होता है कि व्यक्ति की क्या सोच होती है, उसके आधार पर वो समाज के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है और किस प्रकार समाज की क्रियाएं करता है। इन तीनों तत्वों को अल्फ्रेड सूट्स ने अपने घटना क्रिया विज्ञान में रखा था, और इसके आधार पर इन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को जो जैसा पसंद होगा, मतलब जैसी उसकी अभिवृत्ति होगी, उसके आधार पर वो जीवन में या जीव जगत में वैसा व्यवहार करेगा और वैसी ही सामाजिक क्रिया करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अल्फ्रेड सूट्स ने बताया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। प्रघटना शास्त्रीय अंतर व्यक्तिपरक दर्शाता है। ऑप्शन ए अंतःक्रिया के तरीके, ऑप्शन बी आत्मरक्षण के तरीके, ऑप्शन सी व्यक्तियों की अंतःक्रिया के तरीके, या ऑप्शन डी तरीके जिसमें अर्थ व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो बात की जा रही है अंतर व्यक्तिपरकता क्या दर्शाता है। तो अभी हमने पीछे आपको अच्छे से समझाया है। तो देखिए, यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तियों की अंतःक्रिया के तरीके। देखिए, ऑप्शन ए में दिया है अंतःक्रिया के तरीके, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि अंतःक्रिया किसके माध्यम कौन करेगा ऐसा कुछ नहीं दिया है। लेकिन अगर ऑप्शन सी में एकदम क्लियर दिया है व्यक्तियों की अंतःक्रिया के तरीके, तो व्यक्तिपरकता क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है किस तरह सोचता है और किस आधार पर समाज से क्रिया करता है, समाज में क्रिया करता है। और दूसरा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, व्यक्तियों की अंतःक्रिया के तरीके। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
सूट्स की सामाजिक वास्तविकता के निम्नलिखित वर्गीकरण में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सूट्स ने सामाजिक वास्तविकता का कुछ वर्गीकरण किया है, तो उसमें से पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से अनुभवी सामाजिक वास्तविकता, बी अप्रत्यक्ष रूप से अनुभवी सामाजिक वास्तविकता, ऑप्शन सी सामाजिक वास्तविकता का स्वीकृत अनुभव, या ऑप्शन डी पूर्ववर्तियां। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो कि सामाजिक वास्तविकता के संबंध में अल्फ्रेड सूज ने वर्गीकरण नहीं किया है। तो सामाजिक वास्तविकता का स्वीकृत अनुभव इस चीज़ का वर्गीकरण नहीं किया है, जबकि इन्होंने सामाजिक वास्तविकता का अगर वर्गीकरण की बात की जाएगी तो ऑप्शन ए किया है प्रत्यक्ष रूप से अनुभवी सामाजिक वास्तविकता। तो इन्होंने जो सामाजिक वास्तविकता बताया उसमें बताया है कि जो भी हमने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है उसे सामाजिक वास्तविकता मानेंगे। इन्होंने दूसरा जो वर्गीकरण किया है अप्रत्यक्ष रूप से अनुभवी सामाजिक वास्तविकता, तो इसमें इन्होंने बताया जो भी हमने अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया उसे भी सामाजिक वास्तविकता मानेंगे। तीसरा इन्होंने बताया है पूर्व, चौथी इन्होंने परवर्तियां, मतलब बाद में हमारे कुछ विचार और धारणाएं नहीं है उसके बारे में बात किया है। तो सूट्स ने सामाजिक वास्तविकता का वर्गीकरण चार रूपों में किया है। पहला है प्रत्यक्ष रूप से अनुभवी सामाजिक वास्तविकता, दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से अनुभवी सामाजिक वास्तविकता, तीसरा है पूर्ववर्तीय और चौथा है परवर्तीय। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्री फिनोमेनोलॉजिकल विद्यालय से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, इस चीज़ को आराम से और ध्यान से पढ़िएगा पेपर में कि नहीं है लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए डब्ल्यू दिल्थी, ऑप्शन बी ई होशल, ऑप्शन सी ए स्कॉट्स, या ऑप्शन डी एम वेबर। और देखिए छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया था। तो यहाँ पे आंसर होगा एम वेबर। ठीक है, तो ये प्रघटना शास्त्री विद्यालय से जुड़े हुए नहीं है, जबकि डब्ल्यू दिल्थी, ई होशल, स्कॉट्स ये सब प्रघटना शास्त्र से जुड़े थे। आपका जो आंसर होगा वो होगा एम वेबर, ये प्रघटना शास्त्र से नहीं जुड़े हुए हैं। आइए बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 20। फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए एडमंड होशल, ऑप्शन बी अल्फ्रेड स्कॉट, ऑप्शन सी J.H. मीड, या ऑप्शन डी हीगल। तो यहाँ पे ये बुक की बात की गई है कि फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड बुक किसकी है। तो अगर इस बुक की बात की जाएगी तो ये जो बुक है फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड ये हीगल द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा कि हीगल के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। हमारा अल्फ्रेड सूज पे पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सारी बुक दी गई हैं, उनको देख लीजिएगा। उससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं पूछा गया है। और हीगल के बारे में पूछा गया था, तो फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड पुस्तक किसने दी है, हीगल ने दी है। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किसने कहा है कि लोक विधि विज्ञान लोगों के अध्ययन की विधियाँ हैं। ऑप्शन ए जे अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी एच स्पेंसर, ऑप्शन सी एफ इब्राहम, या ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो बताइए किसने कहा है इस चीज़ को। यहाँ पे ये क्वेश्चन टाइप हो गया है तो इसे भी आप एक बार पढ़ लीजिए। लोक विधि विज्ञान, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी एफ इब्राहम। तो एफ इब्राहम ने कहा है कि लोक विधि विज्ञान जो है वो लोगों का अध्ययन की विधियाँ हैं। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, एफ इब्राहम ने कहा है कि लोक विधि विज्ञान लोगों के अध्ययन की विधियाँ हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को समझना है पूरा ये कि प्रघटना शास्त्र क्या होता है, किस किस ने कैसे अवधारणा को दिया, कैसे क्या कहा, कौन दर्शन शास्त्र पे आधारित है, अमेरिका में इसका कैसे विकास हुआ, तो इन सब चीज़ों का पहला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का आंसर भी दे पाएंगे। क्योंकि अगर पहला देख लेंगे आप तो नेक्स्ट जो आप अगर देखेंगे तो इसमें कई क्वेश्चन के आंसर आप खुद ही गैस कर लेंगे। ठीक है, और अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर इसकी PDF मिल जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किसने यह माना है कि कृत्य प्रायः नैतिक और तुलनात्मक रूप से अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन ए अल्फ्रेड सूट्स, ऑप्शन बी एच गारफिंकल, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, या ऑप्शन डी जॉन हेरिटेज। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर तो आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्फ्रेड सूज। तो अल्फ्रेड सूज ने ये माना है कि कृत्य मतलब कार्य प्रायः नैतिक मतलब दैनिक और तुलनात्मक रूप से अपरिवर्तित होता है, इस बारे में बात किया है।
और ये देखिए ये यूजीसी दिसंबर सन 2012 में पूछा गया था। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। प्रतिदिन के जीवन में अंतः आत्मनिष्ठ चेतना निम्नलिखित में से मुख्य केंद्र का क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए प्रवृत्तिपरक, ऑप्शन बी व्यवहारिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक बहुलवाद, ऑप्शन सी सांस्कृतिक बहुलवाद या ऑप्शन डी मानव पारिस्थितिकीविद। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो मनुष्य के प्रतिदिन का जीवन होता है उसमें आत्मनिष्ठ चेतना होती है, वो उसका मुख्य केंद्र क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी व्यवहारिक होता है। तो व्यक्ति का जो व्यवहारिक रूप होगा वही आत्मनिष्ठ होगा और वही प्रतिदिन के जीवन से उसे जोड़े रखेगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो घटनाशास्त्र को स्पष्ट करता है। वन दिया है घटनाशास्त्र, वन दिया है घटनाशास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। 2 दिया है घटनाशास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। 3 दिया है घटनाशास्त्र व्यवहार की कारणात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित होता है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्यों से। या 4 दिया है घटनाशास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज का प्रयास करता है। तो नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है 1 और 4, ऑप्शन बी दिया गया है 2 और 3, ऑप्शन सी दिया गया है 3 और 4 या ऑप्शन डी दिया गया है 1 और 2। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि घटना क्रिया विज्ञान के बारे में कौन सी चीज़ें सही हैं। ठीक है, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। तो इसको आप एक बार आई होप आपने आंसर इसका गैस कर लिया होगा। तो घटनाशास्त्र से जो संबंधित है यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और 2। ठीक है, तो घटनाशास्त्र जो कि रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है जिसे जीव जगत बोला है। ठीक है, अल्फ्रेड सूज ने जीव जगत किसे बोला है? घटनाशास्त्र में जो रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। दूसरा घटनाशास्त्र साझे सामान्य ज्ञान पर केंद्रित होता है, मतलब सामान्य ज्ञान जो हमारे अनुभव द्वारा जो हमारे सामाजिक जीवन में चल रहा है उस पर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 1 और 2 सही होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के सूट्स के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझा जाता है? ठीक, तो इसमें बात की गई है कि अल्फ्रेड सूज ने प्रघटना शास्त्रीय अपने सिद्धांत में किन 3 पक्षों को स्तंभ के रूप में समझा है। तो ऑप्शन ए है जीवन विश्व, अन्य विश्व और प्राकृतिक अभिवृत्ति। ऑप्शन बी है कृत्रिमिकता, अन्य विश्व और अंतर आत्मनिष्ठता। ऑप्शन सी है अंतर आत्मनिष्ठता, जीवन विश्व और सांस्कृतिक विश्व। ऑप्शन डी है जीवन विश्व, अंतर आत्मनिष्ठता और प्राकृतिक अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ा है, अगर उसे आपने ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर श्योर है कि दे लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी जीवन विश्व, अंतरात्मिकता और प्राकृतिक अभिवृत्ति की बात की है प्रघटना शास्त्र में अपने सूट्स ने। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत ही डीपली से पढ़ाया है, उसे आप समझ लीजिए। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया तो बैक करके आप देख लीजिए। ठीक है, तो इन्होंने अपने प्रघटना शास्त्र के जो 3 तत्व बताए हैं वो जीव जगत, वर्ल्ड लाइफ, अंतर आत्मनिष्ठा सब्जेक्टिविटी और प्राकृतिक अभिवृत्ति नेचुरल एप्टीट्यूड के बारे में बात किया है। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अवधारणा के सेट का सूटर्स द्वारा प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए प्रतीतीकरण, उपाय, वर्ग और क्रांति। ऑप्शन बी प्रतीतीकरण, भंडार ज्ञान, उपाय और क्रांति। ऑप्शन सी प्रतीतीकरण, विश्व जीवन, भंडार ज्ञान और उपाय। या ऑप्शन डी प्रतीतीकरण, विश्व जीवन, भंडार ज्ञान और वर्ग। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतीतीकरण, विश्व जीवन, भंडार ज्ञान और उपाय। इस अवधारणा का प्रयोग सूट्स द्वारा किया गया है, तो इसे याद रखिएगा। प्रतीतीकरण, विश्व जीवन, भंडार ज्ञान और उपाय, इनका जो प्रयोग है, इस अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? सूट्स ने किया है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रतीतीकरण अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो अल्फ्रेड सूट्स ने। तो इसे बहुत ध्यान से 2-3 बार याद कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ।
निर्वाचनीय उपागम जो सामाजिक कृत्य को सामाजिक अभिनेताओं या पात्रों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता है। ऑप्शन ए सामाजिक दर्शन और घटना विज्ञान, ऑप्शन बी सांस्कृतिक विज्ञान और नरजातीय प्रणाली विज्ञान, ऑप्शन सी घटना विज्ञान और नरजातीय प्रणाली विज्ञान, या ऑप्शन डी नवमार्क्सवाद और घटना विज्ञान। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी घटना विज्ञान और नरजातीय प्रणाली विज्ञान। तो निर्वाचनीय उपागम जो कि ये पूरा आपको जो भी हम वीडियोस ला रहे हैं, जैसे कार्ल मैनहीम हुआ, जे.एच. मीड हुआ, अल्फ्रेड शूट्स हुआ, अब गारफिंकल आएंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने किस उपागम को अपनाया है? व्याख्यात्मक एवं निर्वाचनात्मक उपागम को अपनाया है। ठीक है, तो निर्वाचनात्मक उपागम की ही बात की गई है कि इसके अंतर्गत सामाजिक कृत्य को सामाजिक अभिनेता या पात्रों के दृष्टिकोण से, मतलब व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने की किसने कोशिश किया है सामाजिक कार्यों को। तो घटना क्रिया विज्ञान में भी व्यक्ति के दृष्टिकोण के आधार पर सामाजिक क्रिया को समझा गया है, और नरजातीय प्रणाली विज्ञान में भी व्यक्ति के ही दृष्टिकोण से सामाजिक क्रिया को समझने की प्रयत्न किया गया है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो गारफिंकल पे ही रहेगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। शूट्स के अनुसार प्रघटना विज्ञान ऑप्शन ए बाह्य विश्व के अस्तित्व को नकारता है, ऑप्शन बी सामाजिक विश्लेषण के लिए आंतरिक तथा बाह्य विश्व की स्थायी बद्धता को स्वीकार करता है, ऑप्शन सी वास्तविक सामाजिक छवि निर्माण के लिए बाह्य विश्व द्वारा सामाजिक विश्व को प्रभावित किया जाता है, या ऑप्शन डी सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए बाह्य विश्व के अस्तित्व पर विश्वास को निलंबित करता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए बाह्य विश्व के अस्तित्व के विश्वास को निलंबन करता है। मतलब बाहरी विश्व का जो भी अस्तित्व है, मतलब देखिए इन्होंने जीव जगत की बात की है, इसको पहले समझा दें हम। इन्होंने किसकी बात की है? जीव जगत की बात की। जीव जगत कौन था? जो रोजमर्रा की जिंदगी की, इन्होंने उसे ही जीव जगत माना है। ठीक है, तो रोजमर्रा की जिंदगी जो कि अपने अनुभव के आधार पे है। तो इन्होंने बाह्य विश्व मतलब जो बाहरी विश्व के अस्तित्व हैं, जो हमारे विश्व के पहले से जो भी अस्तित्व हैं, उसका उनके विश्वासों अस्तित्वों का इन्होंने निलंबन किया है, और सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए इन्होंने खुद के जो जीवन की डेली रोजमर्रा की जिंदगी के जो भी अनुभव है, ठीक है, उसका इन्होंने सामाजिक क्रिया के रूप में अध्ययन किया, और जो भी हमारी सोच है, हम किस तरह लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, हमारी अभिवृत्ति कैसी है, उन सब चीज़ों को इन्होंने सामाजिक वास्तविकता माना है। तो अभी पीछे हमने सामाजिक वास्तविकता के 4 वर्गीकरण बताए थे, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पे वास्तविकता को बताया था, अप्रत्यक्ष अनुभव के आधार पे, और पूर्ववर्ती और परवर्तियाँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बताया था। तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा कि सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए बाह्य विश्व के अस्तित्व पर विश्वास को निलंबित करता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। सामाजिक स्थिति के बारे में शूट्स की समझ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन ए दैनिक जीवन की स्थितियों के साथ व्यक्ति जिस अर्थ को जोड़ता है वह अति महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी, यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रख करके आंसर दीजिएगा। ऑप्शन बी स्थितियों के साथ व्यक्ति जिस अर्थ को जोड़ता है उसे उन व्यक्तियों के द्वारा समान रूप से साझा किया जा सकता है जिसके साथ वह व्यक्ति अंतःक्रिया करता है, या ऑप्शन सी एक सामाजिक स्थिति में अन्य व्यक्तियों में अंतःक्रिया के माध्यम से अर्थ को साझा करना, उसकी पारस्परिकता के संदर्भ में निर्माण करना, या ऑप्शन डी ऐसे अर्थ को साझा करना जो सामाजिक असंगति उत्पन्न करने में योगदान हो और उसके पारस्परिक विरोध संदर्भ का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पे बात की गई कि अल्फ्रेड शूट्स ने जो सामाजिक स्थिति के बारे में बात किया है उसमें उन्होंने किस चीज़ को शामिल नहीं किया है। ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है, इसे आप रोक करके पढ़ लीजिए पूरा, फिर आप आंसर देने की कोशिश किया कीजिए, तब जाके फिर हम तो आंसर आपको बताते ही हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या जा रहा है या आपको कितना समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, ऐसे अर्थ को साझा करना जो सामाजिक असंगति। देखिए सामाजिक असंगति की तो कोई बात नहीं की अल्फ्रेड शूट्स ने, तो सामाजिक असंगति उत्पन्न करने में योगदान और उसकी पारस्परिकता विरोधी संदर्भ का निर्माण करता है। तो यहीं से आपको गैस कर लेना था कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, मतलब विकल्प सही नहीं है। और उसके अलावा सामाजिक वास्तविकता के बारे में ऑप्शन ए, बी और जो सी दिया है उसके बारे में बात किया है, और डी के बारे में असंगति ये गलत है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने हुर्शल के घटना विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड शूट्स, ऑप्शन बी चिनाय एवं हिवीट,
ऑप्शन सी पीटर बजर या ऑप्शन डी J.H. मॉर्गन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन ए अल्फ्रेड सुर्स ने। तो होशल के घटना विज्ञान का अगर आलोचनात्मक रूप से किसी ने प्रस्तुत किया है तो अल्फ्रेड सुर्स ने किया है। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा इन्होंने आलोचनात्मक रूप से प्रस्तुत नहीं किया है क्योंकि होशल इनके गुरु थे, लेकिन जो जो कमियां थी एक तरह से कह सकते हैं उसको इन्होंने सुधार करके अल्फ्रेड सुर्स ने अपना प्रघटना शास्त्र दिया। ठीक है, तो उस आधार पर अगर ऑप्शन में और कुछ है नहीं तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अल्फ्रेड सुर्स। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किसके विचार यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतःक्रिया विज्ञान का सम्मिश्रण है? ऑप्शन ए J. डेरिडा, ऑप्शन बी अल्फ्रेड सुर्स, ऑप्शन सी लुईस अल्थुजर या ऑप्शन डी E. होशल। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी अल्फ्रेड सुर्स ने। तो अल्फ्रेड सुर्स ने यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतःक्रिया विज्ञान का सम्मिश्रण है। तो देखिए अगर प्रघटना शास्त्र या प्रघटना क्रिया विज्ञान की बात की जाएगी या घटना क्रिया विज्ञान की, तो इसका जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ वो यूरोप में हुआ। ठीक है, उसके अलावा अमेरिका में अगर इसका सर्वाधिक किसी ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया तो जॉर्ज सत्याना ने बढ़ाया था। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों का सम्मिश्रण किसकी घटना क्रिया विज्ञान में देखने को मिलता है तो अल्फ्रेड सुर्स के घटना क्रिया विज्ञान में देखने को मिलता है। अब आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसने यह रूप वर्णित किया है? दर्शन शास्त्र की एक प्रणाली जो व्यक्ति और उसके चेतन अनुभव से शुरू होती है और पूर्व धारणाओं, पूर्व ग्रहों और कट्टर दार्शनिक मत से बचने की कोशिश करती है। ऑप्शन ए परिस्थितिकी, ऑप्शन बी घटना क्रिया विज्ञान, ऑप्शन सी नरजाति पद्धति शास्त्र या ऑप्शन डी नाट्यशास्त्र। तो यहाँ पे बात की गई है कि दर्शन शास्त्र की एक प्रणाली जो व्यक्ति को उसके चेतन अनुभव से शुरू होगी और उसके जो पहले की पूर्व धारणाएं जो दार्शनिक मत हैं उनसे बचने की कोशिश करेगी। तो देखिए यहाँ पे बात चल रही है जो कि घटना क्रिया विज्ञान की, तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी घटना क्रिया विज्ञान। तो घटना क्रिया विज्ञान जो है वो हमारे चेतन और हमारे अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान है उसे सामाजिक क्रिया के रूप में प्रयोग करता है और जो पहले की धारणाएं, पूर्व ग्रह और कट्टर दार्शनिक मत हैं उनसे बचने की कोशिश करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स आप हमारे अगर फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें हम डेली का डेली समाजशास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस डालते रहते हैं, तो उसे भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर भी पा सकते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे स्वयं अपनी चेतना की प्रवाह में रहते हैं? ऑप्शन ए अल्फ्रेड सुर्स, ऑप्शन बी चिनाई एवं हीविट, ऑप्शन सी पीटर बजर या ऑप्शन डी माइकल फूको। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए अल्फ्रेड सुर्स ने कहा है कि लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे स्वयं अपनी चेतना में की प्रवाह में ही बहते हैं। मतलब इस चीज़ को समझने को अगर कहें कि व्यक्ति स्वयं अपनी चेतना, मतलब व्यक्ति की स्वयं क्या विचार है, स्वयं क्या मनोवृत्ति है, उसमें बहते हैं और उस आधार पे वो दूसरों को समझते हैं। जबकि वो समझते क्या है कि दूसरे लोगों की चेतना को वो समझे, जबकि वो दूसरों की चेतना को ना समझ के वो अपनी चेतना के अकॉर्डिंग दूसरों को समझते हैं। ठीक है, ये अल्फ्रेड सुर्स ने बोला था। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। स्टॉक ऑफ नॉलेज एट हैंड पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड सुर्स, ऑप्शन बी चिनाई एवं हीविट, ऑप्शन सी पीटर बजर या ऑप्शन डी माइकल फूको। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए अल्फ्रेड सुर्स। तो स्टॉक ऑफ नॉलेज एट हैंड पुस्तक भी किसकी है? अल्फ्रेड सुर्स की है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। जैसे अभी पीछे बताया था आपको फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड पुस्तक किसकी है? हीगल की है। वैसे ही स्टॉक ऑफ नॉलेज एट हैंड पुस्तक किसकी है? अल्फ्रेड सुर्स की है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा मुख्य चेतना पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन ए नरजाति पद्धति विज्ञान, ऑप्शन बी तुलनात्मक पद्धति, ऑप्शन सी प्रघटना विज्ञान या ऑप्शन डी प्रकार्यवाद। आंसर होगा ऑप्शन सी प्रघटना विज्ञान। तो यहाँ पे मुख्य चेतना देखिए
लिख दिया और उधर अल्फ्रेड शुल्ट्ज ने मुख्य चेतना पे बात की है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? प्रघटना विज्ञान। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारे द्वारा लाए हुए वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो आप हमारे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग इसी तरह बना के रखें, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही हमें शक्ति मिलती है। हम कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएं, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट दिए जाएं, जिससे कि आप आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी सुझाव देना है या फिर आपको कोई प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। And thank you for watching my channel.